नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this lecture I am going to discuss article number 245. Now let's start the class of the day. ठीक, today we are going to deal with the articles. This is what the legislative relations between the union and the state. What legislative relations between the union and the state, and this is what from article 245 to basically we are going to deal with 253. From this fact 245 से लेकर के 253 तक you can expect at least two questions from these articles itself. यहाँ से आपको कम से कम दो प्रीलिम्स से क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको मेंस में भी काम आएगी, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस। गॉट इट? ठीक, क्या मतलब है इस बात का कि ऑन दी वन हैंड देयर इज यूनियन एंड ऑन दी अदर हैंड देयर आर दी स्टेट्स। तो यूनियन केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध कैसे होंगे, कैसे होने चाहिए, दिस इज द क्लास फॉर दिस लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। इन दिस रिगार्ड आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 245 एंड 246। बेसिकली देखिए, देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द यूनियन ऑन द वन हैंड एंड द स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स के बीच में क्या है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स। केंद्र और राज्यों के मध्य जो डिवीजन ऑफ पावर्स है रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव रिलेशंस मीन व्हाट, रिगार्डिंग द लॉ मेकिंग पावर्स। व्हाट, कैसे, ऐसे समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझिए, एक तरफ यूनियन है और दूसरी तरफ हुए स्टेट्स लाइक यूपी, पंजाब, केरला, ऑल दीज स्टेट्स। तो इनके बीच में अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन होना हो, डिस्ट्रीब्यूशन किस बात का होना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स। व्हाट पावर्स? लेजिस्लेटिव पावर्स मींस लॉ मेकिंग पावर्स। कि लॉ मेकिंग पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन के बीच में और स्टेट्स के बीच में किस तरीके से होगा, तो यू विल सी दैट देयर इज टू फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर वन डिस्ट्रीब्यूशन है टेरिटरी से रिलेटेड, यानी कि क्षेत्र से संबंधित, एंड सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट मैटर्स। तो फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग आपको आर्टिकल 245, 246 पढ़ना चाहिए, और उसके बाद के आर्टिकल्स, उनमें कहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चंस आएंगे, आई विल कीप ऑन टेलिंग यू। और जहाँ से आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, ये उतना ईजी टॉपिक नहीं है, ये मान के चलना, ये उतना आसान टॉपिक नहीं है जिस तरीके का टॉपिक कल था हमारे पास। कल जैसे हम लोगों ने बस ये देखा कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, इसमें थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ेगा और कंसंट्रेट करके बैठना पड़ेगा, तो ध्यान रखना इसका। तो विद दिस पार्ट्स आई स्टार्ट विद दी, प्लीज, दिस इज आर्टिकल 245। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट may make laws for the whole or any part of the territory of India. तो please see, this is what 245 clause 1। 245 clause 1 क्या कहती है ये, कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट may make laws, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, किसके लिए, फॉर होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी पार्ट के लिए। और यहीं से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आता है कि पार्लियामेंट जो है टेरिटोरियल, उसमें वेदर पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ फॉर द एंटायर नेशन, है ना। जैसे जीएसटी का लॉ हो गया, जीएसटी से रिलेटेड हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जिनका ऑल पैन इंडिया एप्लीकेशन है। या फिर ये भी हो सकता है कि देयर मे बी ए लॉ ओनली फॉर सर्टेन रीजन, जैसे लद्दाख के लिए हो गया, ओनली फॉर द लद्दाख टेरिटरी हो गया, यूटी हो गया। तो किसी पार्ट के लिए भी हो सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन विद रिगार्ड टू द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल ऑफ द टेरिटरी, पूरे देश के लिए बना सकती है या किसी पार्ट के लिए बना सकती है। लेकिन खास बात क्या है, प्लीज सी दिस, ये जो शब्द है इसको ध्यान से पढ़िए, पार्लियामेंट में मेक लॉज। पार्लियामेंट कानून तो बना सकती है, संपूर्ण देश के लिए बना सकती है, उसके किसी पार्ट के लिए बना सकती है, लेकिन
इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ही होगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके पास आएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? दिस पावर इज नॉट एब्सोल्यूट पावर। पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट पावर। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन सब्जेक्ट टू विच दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड। मींस पार्लियामेंट लॉ तो बना सकती है, कानून तो बना सकती है, उस कानून को पूरे के पूरे देश पर लागू भी कर सकती है, बट इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल, प्लीज गो टू द आर्टिकल 13(2). इफ यू कैन सी इट, प्लीज गो टू आर्टिकल 13(2). shall not make any law, state shall not make any law, और मैं इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखता हूं, which takes away or abridges fundamental rights। ये हुआ आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 2। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य का मतलब यहां पर अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? पार्लियामेंट पढ़ेंगे। स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करता है। ये कहां दिया गया है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे 245, है ना, कि इस पार्लियामेंट कैन मेक लॉ बट it cannot make any law, it cannot make any law which is violating the fundamental rights. It means it will be subject to the fundamental rights। fundamental rights का violation आप नहीं कर सकते हैं इसमें। तो इस लाइन की वैल्यू समझ में आ रही है आपको? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि यू हैव द लॉ, पार्लियामेंट हैज द कैपेसिटी टू मेक लॉ, पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन क्या रहेगी कि इट कैन नॉट मेक द लॉ विच वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट। कम ऑन, ये बात समझ में आई नहीं आई? तो जैसे ये हुआ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, एक प्रोविजन कौन सा है हमारे सामने? 13(2) का सामने आ गया। नाउ नेक्स्ट, उसी तरीके से इफ यू गो टू द आर्टिकल 246, इफ यू गो टू द आर्टिकल 46, देयर इज स्कीम ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स की स्कीम है। आर्टिकल 246 में हम पढ़ते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में है, एंड उनमें फिर रेस्पेक्टिवली कौन कौन लॉ बना सकता है। जैसे यूनियन लिस्ट हुई तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ओवर द यूनियन लिस्ट बट इट कैन नॉट मेक द लॉ विच आर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। तो फिर एक लिमिटेशन आ गई आपके पास। क्या आ गई लिमिटेशन? किस फॉर्म में? स्टेट लिस्ट की, स्टेट सब्जेक्ट्स, स्टेट सब्जेक्ट्स आ गई। तो यू सी देयर इज पावर विद द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पास शक्ति है कि वो कानून बना सकती है, पूरे देश के लिए बना सकती है या किसी पार्ट के लिए बना सकती है, लेकिन ये संविधान के प्रावधानों के अधीन रहेगी। मीन्स यू कैन नॉट वायलेट द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक यू कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, यू कैन नॉट वायलेट द स्कीम प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अंडर 246 एंड देयर आर अदर प्रोविजंस एज वेल। तो आई बिलीव कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी इसकी वैल्यू क्या है। अब ये एंटायर जो लाइन है पूरी आपके सामने, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट may make laws for what? For whole or for the part of the territories. This is complete now. Let me know. This is next. Legislature of the state may make laws for the whole or any part of the state. तो this is regarding with the state. स्टेट की जो विधायिका है वो अपने पूरे प्रदेश के लिए, जैसे यूपी की हुई, लेजिस्लेचर ऑफ द यूपी कैन मेक लॉज फॉर द एंटायर यूपी स्टेट और एनी डिस्ट्रिक्ट और एनी ब्लॉक, किसी पार्ट के लिए भी। तो सेम पार्ट हुआ। तो ये देखो टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो कुछ इस तरीके से हो गया कि यूनियन ने क्या करा, यूनियन के लिए एंटायर इंडिया और एनी पार्ट, और किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर से उसका अपना प्रदेश या प्रदेश का कोई भाग। तो आई बिलीव अब आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ है ना, बताइए। ये तो सिंपलेस्ट पार्ट था जो हो गया आपका, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। 245 क्लॉज 2, प्लीज सी दिस। नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा,
shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operation। प्लीज ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से इसकी अंडरस्टैंडिंग से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं मिले। क्या शब्द आया यहाँ पर? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का मतलब क्या है? सही है, यू प्लीज सी दिस। टेक द एग्जांपल ऑफ आईपीसी, टेक द एग्जांपल ऑफ हिंदू लॉ, ठीक, टेक द एग्जांपल ऑफ दीज लॉज। सौरभ बोस इज ट्रेवलिंग द यूएसए, कहीं पर वो घूम रहे हैं, वो ये मान लीजिए ही जो ने शिप हाई सीज में है, एंड देयर ही कमिट्स ए मर्डर, वहां पर वो एक हत्या कर देते हैं, विच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी अंडर सेक्शन 302। तो विल ही बी पनिशेबल और नॉट? विल ही बी सब्जेक्ट टू द आईपीसी और नॉट? क्या ये कह सकते हैं सर मैंने इंडिया में नहीं मारा है उसको, मैंने उसको बाहर मारा है? तो in this case you will see that IPC is being applied even the beyond the territory of India। जो भारत का राज्य क्षेत्र है उससे बाहर भी जाकर के IPC अप्लाई हो रही है। Similarly, Hindu law will be applicable upon every Hindu whether he is residing in the India or beyond the India। तो these are the laws, for example, which are, हम कहते हैं they are having extra territorial operation, means they are applicable even beyond India। So whether these laws are constitutionally valid or not, so because of this article 245 clause 2, because of which article? 245 clause 2, these acts, because these are the laws made by the parliament, okay, therefore they are, even if they are having extra territorial operations, they are constitutionally valid laws। Why? Because 245 clause 2 permits it clearly, साफ साफ कहती है कि even if the parliamentary law is having extra territorial operation only on this ground, it shall not be deemed to be invalid। इसको अवैध नहीं मान लिया जाएगा, इसको invalid नहीं मान लिया जाएगा। This should be a valid law even if it is having extra territorial operations। समझे आप? This is what the extra territorial operation, even then it will be valid law। next is what you see, अब एक शब्द देखो आप जरा, इसमें क्या आया शब्द? ये दिस इज व्हाट नो लॉ मेड बाय व्हाट? मेड बाय पार्लियामेंट। तो दिस 245 2 ने जो एक्सेप्शन क्रिएट किया है, दैट इज ओनली इन द फेवर ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट इन द फेवर ऑफ द state legislature। State legislature is missing here। This exception has been created by 245(2) in favor of the parliament only, but not in favor of the state legislature। यानी कि राज्य की विधायिका के फेवर में इस प्रकार का कोई अपवाद नहीं क्रिएट किया गया। It means what? You see this, see this picture। It means this कि if a law is made by the parliament, and it is being applied upon this fellow which is beyond India, beyond Indian territory, this law will be valid। ये हम लोग बात समझ चुके हैं। नाउ सपोज एक सेकंड सिचुएशन है ये। नाउ द लॉ हैज बीन मेड बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान, लेजिस्लेचर ऑफ द राजस्थान। गॉट इट? ये राजस्थान है, and this law is being made applicable upon someone even within India but in the Maharashtra। ये व्यक्ति कहां पर है? महाराष्ट्र में। You are making law to be applicable upon him, तो you will say state legislature is making law having extra territorial
ऑपरेशन, ठीक, ऐसे से तो कहेंगे। लॉ इज बीइंग मेड बाय विच स्टेट, लॉ इज बीइंग मेड बाय अ पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज फॉर एग्जांपल राजस्थान, बट नाउ इट इज sought टू बी अप्लाइड अपॉन समवन हु इज सिटिंग इन सम अदर स्टेट। सो लॉ किसका हुआ, कानून कौन सा हुआ, राजस्थान का लॉ हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी एक लॉ प्रपोज है यूपी में फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल, सपोज इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, तो दैट विल हैव द ऑपरेशन इन द एंटायर यूपी। बट नो, अगर ये कहा जाए कि ये जो दीपक दिल्ली में बैठा हुआ है उस पर भी वो लॉ एप्लीकेबल होगा, तो लॉ किसका हुआ, यूपी का हुआ, एंड इट इज बीइंग मेड एप्लीकेबल अपॉन समवन सिटिंग इन दिल्ली, तो वी विल से कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन इज बीइंग गिवन टू द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो वेदर इट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, कम ऑन, whether the state law having extraterritorial operation would be valid or invalid, this is the question for your prelims. That would be invalid law. Why? Because only the parliamentary laws has been given that kind of protection. Check. And for that purpose, now you will have to understand one doctrine that is called, ये हम पढ़ चुके, the state laws would be void if it has the extraterritorial operations that it takes effect outside the state, ये मैं समझा चुका। लेकिन इसका एक उदाहरण है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्सेप्शन है थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। वन एग्जांपल, हाउएवर देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द टेरिटोरियल ऑपरेशन, टेरिटोरियल नेक्सस के रूप में। तो जो जनरल रूल है, जो एक सामान्य नियम है, सामान्य नियम क्या है कि अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होगा स्टेट लॉ का, वो वॉइड होगा, वो शून्य होगा, ठीक। लेकिन एक ही अपवाद है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द थ्योरी ऑफ द टेरिटोरियल नेक्सस, और ये क्या कहती है, ये कहती है, इस लाइन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग से आपको क्वेश्चन आएगा। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सही आता हो, गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि जहां जहां से जिन पॉकेट से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सभी कराऊं अच्छे तरीके से, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मुझे बहुत तेजी से भागना चाहिए, लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि वी नीड पॉज। तो देखिए क्या है एक्सेप्शन, ये स्टेट लॉ ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, कैसा लॉ है ये, दिस इज ए स्टेट लॉ, कैसा, हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, इट मींस इट इज sought to be applied like this, it is sought to be made apply outside the state, will be valid। देखो क्या कह रहे हैं, लॉ कैसा है, having extra territorial operation, ideally it should be void, ये void होना चाहिए ideally, but it will be valid। भाई क्यों valid होगा, because if this condition is satisfied। what is the condition? if there is sufficient nexus, यदि एक पर्याप्त संबंध है, संबंध किसमें, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्टेट, राज्य और जो व्यक्ति है जिस पर वो लॉ आप अपना, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट और राज्य के मध्य में अगर सफिशिएंट नेक्सस है, इफ देयर इज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्टेट, then even this law which is having extraterritorial operation which is supposed to be void but it will be valid। so ideally a state law having extraterritorial operation should be void, ये invalid होना चाहिए, void होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, because इसको 245(2) का प्रोटेक्शन नहीं है, but it will be valid, ये अपवाद स्वरूप वैलिड होगा एक जगह, because of the application of the theory of territorial nexus, थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, क्या कहती है, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस को अप्लाई करके, और वो क्या कहती है कि इफ देयर इज सफिशिएंट नेक्सस, ये जो लाइन है, इफ देयर इज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्टेट, अगर राज्य और वह वस्तु हो या व्यक्ति हो जिस पर वो लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो उस स्टेट और उस वस्तु की ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, उसके बीच में अगर संबंध होगा, सफिशिएंट नेक्सस आप दिखा सकते हैं, तो इवन ए लॉ हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन विल बी वैलिड। कम ऑन, ये बात समझ में आई नहीं आई, मैंने रिपीटेडली समझाई आपको, फिर मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूं। एक केस का नाम है, लिख लीजिए आप, वॉलेस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे, यहां से क्वेश्चन आएगा, विच केस लॉ इज रिलेटेड टू द डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल
टेरिटोरियल नेक्सस, कौन सा केस लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें, समझे? स्टेट वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, एक केस और आएगा आपका इसमें इसी तरीके से है, दूसरा केस और लिख लीजिए, दिस इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी, ये अगेन नेक्स्ट केस लॉ है आपका, ये यहां से केस लॉ आएगा। अब समझिए है क्या ये। इन द केस ऑफ वॉलेस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे, व्हाट वर द फैक्ट्स? ए कंपनी विच वॉज रजिस्टर्ड इन द इंग्लैंड, ये कंपनी कहां रजिस्टर्ड है? इंग्लैंड में है। दिस कंपनी वॉज ए पार्टनर इन ए फर्म इन इंडिया, ये है फैक्चुअल पोजिशन। देयर इज ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड, इट मीन्स व्हाट? This is the British company. This company is the British company. But second reality is that this company is partner in a firm in India. एक partnership firm है जिसमें this is one of the partner and that firm is operating in India. India से business कर रही है, India में business कर रही है. It means what? This company is driving its income from India. Got it? तो English company, the company registered in England. But now this company is partner in India. Got it? The Indian income tax authorities, पढ़ो जरा। Indian income tax authorities sought to tax the entire income made by the company. कंपनी की जितनी भी इनकम है उस पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज का कहना क्या था कि दिस कंपनी शुड पे इनकम टैक्स ओवर इट्स एंटायर इनकम, अपनी पूरी कमाई पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी का कहना क्या था कि बिकॉज दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड, यू कैन नॉट सब्जेक्ट अस टू द इंडियन टैक्स लॉज। हम इंग्लिश कंपनी हैं, हम ब्रिटिश कंपनी हैं, आप अपने इंडियन लॉ को यहां पर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। दैट विल बी द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। गॉट इट? ठीक, यहां पर इस केस में कहा, किसने कहा? प्रिवी काउंसिल ने कहा। Privy Council applied doctrine of territorial nexus and held the levy of tax valid उसी ग्राउंड पे because there was sufficient nexus। तो किस केस was decided by the Privy Council। उसी तरीके से इंडियन केस में आ जाइए, आरएमडीसी, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी। इसमें क्या खास बात है? द बॉम्बे स्टेट, कौन सा स्टेट? उस समय नाम था बॉम्बे, बॉम्बे स्टेट लेविड ए टैक्स ऑन लॉटरीज। किस पे टैक्स लगाया इन्होंने? लॉटरीज पर लगाया। प्राइज कॉम्पिटिशंस पर टैक्स लगाया। कौन से स्टेट ने लगाया? बॉम्बे ने लगाया। बॉम्बे राज्य लेविड ए टैक्स, एक टैक्स इंपोज किया। किस पर इंपोज किया? लॉटरीज पर किया, प्राइज कॉम्पिटिशंस पर किया। गॉट इट? नेक्स्ट, टैक्स वॉज एक्सटेंडेड टू ए न्यूज़पेपर। अब ये टैक्स उन्होंने कहा कि इस न्यूज़पेपर पर भी टैक्स लगना चाहिए। टैक्स न्यूज़पेपर कौन सा है? दिस न्यूज़पेपर वॉज प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन बेंगलोर। सो लॉ कहां? लॉ वॉज फ्रॉम बॉम्बे स्टेट। दिस न्यूज़पेपर इज बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम बेंगलोर। तो यू सी बॉम्बे एंड बेंगलोर, तो इट मीन्स बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे स्टेट के राज्य के क्षेत्र से बाहर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस लाइन, प्लीज सी दिस। दिस न्यूज पेपर वॉज प्रिंटेड एंड पब्लिश इन बेंगलोर बट दिस हैड वाइड सर्कुलेशन इन बॉम्बे। तो ये जो न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर कहां पर पब्लिश हो रहा है? कहां से इसका ओरिजिन होता है? बेंगलोर से होता है, बियॉन्ड बॉम्बे स्टेट हो रहा है, लेकिन एक संबंध बॉम्बे राज्य से भी है। और वो संबंध क्या है इसका एस्टैब्लिश हो गया? बिकॉज इट हैड वाइड सर्कुलेशन इन बॉम्बे। आप बॉम्बे में सर्कुलेशन है आपका, आप बॉम्बे में आप लोगों की पहुंच तक जा रहे हैं आप, तो आप केवल इसलिए कि आपके पब्लिश वहां से होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है बॉम्बे में हो रहा है यहाँ पर। एंड दूसरी बात, ये जो बात है कि ये जो आप जो हैं, यू आर कंडक्टिंग व्हाट? प्राइज कॉम्पिटिशंस थ्रू दिस पेपर। आप एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कंपटीशन चला रहे हैं अपने न्यूज़पेपर से, हमें उस कंपटीशन पर टैक्स लगाना है। तो यू आर ड्राइविंग इनकम फ्रॉम द बॉम्बे स्टेट इवन इफ यू आर बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम द बेंगलोर। तो देयर इज ए सफिशिएंट नेक्सस। जो स्टेट ऑफ बॉम्बे है
जो कि लॉ मेकिंग है यहाँ पर, दिस लॉ, ये स्टेट ऑफ बॉम्बे मान लीजिए ये उसकी टेरिटरी है, इसके बियॉन्ड इनको बेंगलोर में जाकर नहीं कर सकते इसको ऑपरेट, बट बिकॉज दिस न्यूज़पेपर इज बीइंग सर्कुलेटेड इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे इटसेल्फ, तो यू कैन से दिस न्यूज़पेपर इज हैविंग सफिशिएंट एक्सेस विद द बॉम्बे। ठीक, तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस वाज अप्लाइड इन दिस केस ऑल्सो एंड द टैक्स वाज हेल्ड टू बी वैलिड टैक्स इन दिस केस। कम ऑन, कर लेंगे, देयर एग्जिस्ट सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस। तो ये जो दो केस लॉज हैं आपको मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि 245 क्लॉज 1 आपका आया, मैं रिवाइंड कराता हूं आपको, देखिए दिस वाज 245 क्लॉज 1, subject to the provisions of this constitution, parliament may make law for the whole of the territory or any part of the territory of India. Similarly, state legislature may make laws for whole or any part of the state. ये 245 क्लॉज 1 था, यानी कि पार्लियामेंट भी अपने पूरे राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है, उसी प्रकार से राज्य की विधायिका पूरे प्रदेश या प्रदेश के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है। और 245(2) में पार्लियामेंट को विशेष अधिकार दिया गया कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होने के बावजूद भी उस लॉ को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, बट ये प्रोटेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर मेड लॉ को नहीं दिया गया। और लेकिन इसके अपवाद स्वरूप हम आ गए डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल, थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस पर आ गए, जिसके दो केस लॉज हमने पढ़े, ये हैं वेलेस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे एंड सेकंड इज व्हाट, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी। कम ऑन, 245 ओवर नाउ। देखिए हम लोग तो बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं आपको, कोशिश यही है कि आपको जज बनाना है, आपको ऑफिसर बनाना है, लेकिन आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, छोटी सी आपके एफर्ट से हम लोगों की बड़ी हेल्प हो जाएगी। कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि हम आपको फ्री कोचिंग कराएं, वो हमें डिस्करेज करने में लगे हुए हैं, हमारी रेटिंग ख़राब करना चाहते हैं, रिव्यूज़ गलत सिंगल रिव्यूज़ दे रहे हैं वहाँ जा करके, जबकि वो हमारे स्टूडेंट भी नहीं हैं। तो प्लीज़ डू हेल्प अस, आप प्लीज़ गूगल रिव्यूज़ पर जाइएगा, विधि जुसल अकेडमी की फिर गूगल रिव्यू पे एक अच्छा सा रिव्यू जरूर लिखें अगर आपको लगता है कि हाँ हमने आपके साथ जस्टिस करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।